हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम सेवंथ पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, एक बिंदु है, कहां पर है? विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के ऊपर स्थित है, मध्य बिंदु से अक्ष दूरी पर स्थित है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल विभव निकालने का फॉर्मूला V किसके इक्वल होता है? KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। यहां क्या कहा? अक्ष पर, एक्सिस के ऊपर है। ये कौन होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये कौन है? प्लस क्यू चार्ज। ये इसका कौन है? केंद्रीय बिंदु। यहां से थीटा कोण के लिए आर, थीटा कोण और आर दूरी के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास। अब हमें क्या कह रहा है? इसकी एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब यहां कहीं उपस्थित है क्या? यहां कहीं उपस्थित है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। और आर की जगह कितना दे रखा है? एक्स। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू KP cos 0, तो कितना हो गया? 1 अक्स। आर की जगह कितना आ जाएगा? अक्स स्क्वायर। ये पूछ रहा है दूरी के ऊपर किस प्रकार निर्भर करेगा, तो क्या कहेंगे हम? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? 1 अपॉन अक्स स्क्वायर के। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखना है, लाइट वेव एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, हाउ विल द एनर्जी ऑफ वेव विल बी अफेक्टेड? एक प्रकाश तरंग हवा से कांच में प्रवेश करती है, तरंग की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो मैं 5-4 बातें आपको बता देता हूं ऊर्जा के ऊपर प्रभाव पड़ने के लिए। E किसके इक्वल होती है? एच न्यू। ये किसके इक्वल होता है? एच सी बाई लेमडा। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है प्रकाश, तो वहां पर कौन बदल जाते हैं? वेग बदल जाता है ना। तो यहां हम क्या काम में ले सकते हैं? एच वी बाई लेमडा भी बोल सकते हैं क्या? अब देखो N21 वापस वही फॉर्मूला ना। ये कितना आता था? V1 अपॉन V2। ये किसके इक्वल आता था? लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। अगर ये बढ़ा है तो ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये घटा है तो ये भी क्या होगा? घटेगा। आवर्ती फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट। ये नियत रहती है, तो ऊर्जा भी क्या रहनी चाहिए थी? नियत रहनी चाहिए थी ना भाई। एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। लेकिन रहती नहीं है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि ये हमारे पास कोई सतह है, यहाँ एक प्रकाश किरण आई, एक लाइट रे आई, वो इस मीडियम के अंदर रिफ्रेक्ट होगी, अपवर्तित होगी। लेकिन पूर्ण अपवर्तन, कंप्लीट रिफ्लेक्शन कभी भी नहीं होता है। कुछ पार्ट इसका क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। कुछ भाग क्या हो गया इसका? हमेशा परावर्तित हो गया। ये एक प्रकाश किरण आपतित हुई, इंसिडेंट हुई, इसका कुछ पार्ट हमेशा क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो कुछ भाग परावर्तित हो गया, इसका मतलब ऊर्जा हमेशा कम ही जाएगी ना इसके अंदर। तो एनर्जी क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है, ऊर्जा घट जाती है। देखो जब भी विरल से सघन माध्यम में जाए ना, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाए, कुछ बातें याद रखना। यहां पर एनर्जी क्या होती है? घटती है। वेवलेंथ क्या होती है? घटती है। वेलोसिटी क्या होती है? घटती है। कौन कौन घटते हैं? ऊर्जा घटती है, तरंग दैर्घ्य घटता है और वेग घटता है। इसके साथ साथ फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ती है। फोकस दूरी बढ़ती है तो पावर भी हमेशा क्या होती है? घटती है। जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है प्रकाश, विरल से सघन में, खास करके रेयर से डेंसर में, एनर्जी घटेगी, वेवलेंथ घटेगी, वेलोसिटी घटेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और क्या घट जाएगी? पावर घट जाएगी। फ्रीक्वेंसी और पावर में कुछ इसी तरीके का रिलेशन आता है ना, कुछ ऐसा ही तो संबंध प्राप्त होता है हमें। ठीक है, ये बातें याद रख लोगे तो काफी है। इनको लिख लेना भाई, कहीं भी इंपॉर्टेंट बातें, कोई एक चीज जरूर पूछ ली जाती है। इतनी चीजों में फर्क पड़ा, एक चीज नियत भी रहती है, वो कौन है? आवर्ती। ये क्या रहती है? कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है यहाँ पर? हमेशा नियत रहती है। तो अपवर्तन के अंदर कौन बदलता है, कैसे बदलता है, ये एक संबंध आपको याद होना चाहिए। रिफ्रैक्शन के अंदर ये सारी चीजें बदलती है और फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट। आवर्ती क्या रहती है? नियत। अब जिसके बारे में XYZ कुछ भी पूछ लिया जाए, कौन बढ़ेगा, कौन घटेगा, कौन क्या होगा, तो इस संबंध से आप बता दोगे। नेक्स्ट देखना, द मैग्निफिकेशन एंड फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? ये हमारे पास कौन है? प्लेन मिरर। इसमें यहां हम क्या करते थे? वस्तु को रखते थे, ऑब्जेक्ट को रखते थे, एक लाइट रे सीधी जाती थी। ये क्या होता था? वापस वैसे ही गुजर जाएगी ना। अरे जिधर गई उतने कोण पर आ जाएगी, क्योंकि ये कैसी गई है? अभिलंबवत गई है। एक लाइट रे इधर गई, ये इतने कोण के ऊपर क्या हुआ? वापस परावर्तित हो गई। क्या ये दोनों प्रकाश किरणें इधर कहीं मिल सकती है क्या? अरे इधर कहीं जाकर मिलेंगी, ये नहीं मिल सकती। तो हम क्या करते हैं? इनको डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं, इधर जाके कहीं मिल जाती है। यही क्या बन जाता है? इसका प्रतिबिंब। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये क्या बन जाती है? इसकी इमेज ए डैश बी डैश। तो आवर्धन हमेशा क्या रहता है? यहाँ पर +1 रहता है, क्योंकि कैसा प्रतिबिंब बना है? सीधा और आभासी। इमेज कैसी बनती है?
इसकी मैं एच डैश बोल दूं, इसको क्या बोल दूं, एच बोल दूं, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, एच डैश बाई एच। दोनों ही कैसी हैं, पॉजिटिव है क्या, दोनों ही कैसे हैं भी धनात्मक है, और दोनों की वैल्यू बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आएगा ना हमेशा। तो समतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है, और आवर्धन कितना होता है उसका, 1, मैग्निफिकेशन 1 होता है, वर्चुअल एंड कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में आप जानते हो कितनी होती है, अनंत होती है, तो यहां से देख लो भी +1 और अनंत। फोकस दूरी अनंत होती है और आवर्धन कितना होता है, +1 होता है। रे ऑफ monochromatic light propagating in air is incident on surface of water, which one of the following will be same for the reflected medium। अच्छा अभी बताया ना, अपवर्तित किरणों के लिए समान कौन रहती है, अपवर्तन के अंदर कौन नियत रहती है, आवर्ती नियत रहती है, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट, बाकी सब बदल जाते हैं, एनर्जी बदल जाती है, स्पीड बदल जाती है, वेवलेंथ बदल जाती है। अभी बताया था ना किस तरीके से बदलती है। ए बीम ऑफ लाइट travels from air into a medium, its speed and wavelength are, स्पीड दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज, वही फॉर्मूला, n21 किसके इक्वल, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। यही होता है क्या, हमें दो बातें कही जा रही है, कोई प्रकाश पुंज वायु से किसी माध्यम में गमन करती है, मतलब गई किससे, एयर से, मतलब v एयर अपॉन v मीडियम, ये किसके इक्वल आ जाएगा, लेमडा एयर अपॉन लेमडा मीडियम। देखो दोनों एक तरीके से, ये v1 है तो ये क्या आएगा, λ1, ये v2 है तो ये कितना आएगा, λ2। यहाँ किससे किस में जा रहा है, फ्रॉम एयर टू ए मीडियम, माध्यम कौन सा है मैं नहीं बताया अभी। अब क्या कहा है, इस माध्यम में प्रकाश की चाल, वेलोसिटी दे रखी है क्या मीडियम में, और तरंग दे रही है, क्रमशः दोनों की वैल्यू दी हुई है, दोनों की वैल्यू देखो, एयर में वेलोसिटी जानते हो कितनी होती है, 3 × 10⁸ यही होती है, मीडियम में कितनी दे रखी है, 1.5 × 10⁸, ये 10 में है भाई, इसको चेंज कर लेना है ना, इंग्लिश में तो ठीक लिखी हुई है ना, जो इंग्लिश में लिखी हुई होती है वही मानी जाती है, तो जो भी वैल्यूज हो उनको न्यूमेरिकली इंग्लिश से चेक कर लिया करो। ये किसके इक्वल आ जाएगा, वायु में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, ये तो हमसे पूछा ही है, लेमडा ए की वैल्यू दो, माध्यम में तरंग दैर्घ्य दे रखा है, कितना दे रखा है, 230 नैनोमीटर। अब यहां से देखो 10 की घात 8 से 10 की घात 8 कैंसिल आउट, 1.5 से 3 को काटा, कितना बचा 2, लेमडा ए कितना आ जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 × 230 नैनोमीटर, ये कितना आ गया, 460 आ गया ना। यहां से इस तरीके का क्वेश्चन भी हम सोल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 460 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखना, हाइड्रोजन एटम मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम n = 5। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी ऐसे कई क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, इनको अगर आपसे सोल्व हो सके तो कर लेना, टाइम अगर आपके पास कम है तो इन ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस को छोड़ देना। क्या कह रहा है, कोई हाइड्रोजन परमाणु n = 5 से n = 1 कक्षा में संक्रमण करता है, उत्सर्जित फोटोन का तरंग दैर्घ्य लैम्डा होता है, 1/λ निकालने का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, r1/nf² - 1/ni²। तो आपको वैल्यू दी हुई है कि इसकी 1/λ = r1/nf, फाइनली जा किस में रहा है, 5 से 1 में जाता है, यहाँ 1 का स्क्वायर आ गया, यहाँ कितना आ गया, 5 का स्क्वायर, 1/25, यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी क्या, चलो ठीक है। फिर क्या कह रहा है, n = 5 से n = 2 कक्षा में संक्रमण करने पर उत्सर्जित फोटोन का तरंग दैर्घ्य होगा, नया तरंग दैर्घ्य निकालना, 1/λ' बोल दे इसको, ये r तो ऐसा कैसा रहेगा, इस बार जा किसके अंदर रहा है, दूसरी कक्षा में, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/4 - 1/25। यहां से इस वैल्यू को सोल्व कर लोगे क्या अभी, अरे यहां से इस वैल्यू को सोल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते, यहाँ पे इस कुछ वैल्यूज आएंगी, उसके अंदर किसकी वैल्यू पुट करनी है आपको, लेमडा। ये चलो करके देख लेते हैं, क्या टाइम खराब करना है अभी, कुछ इस तरीके का आंसर आ रहा होगा ना इसमें। अरे बड़ी सिंपल सी चीज है, यहाँ से वैल्यू रखोगे कितना आ जाएगा, 25 एलसीएम ले लेते हैं ना, 1/λ किसके इक्वल आ गया, r25, ऊपर कितना है 25 - 1 24, यहाँ से लेमडा की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो लेमडा कितना आ गया, 25/24r, यही वैल्यू आ गई क्या लेमडा की। फिर यहां से देखना
1 इसको भी उल्टा कर देंगे कब, जब एलसीएम ले ले। आर यहाँ एलसीएम कितना आया 25 दूनी 50 ना 75 ना 100 ही आएगा ना सीधा सीधा एलसीएम। ये कितना आ गया 25 माइनस 4, तो ये कितना आया आर गुणा 21 बट्टा कितना आ गया 100 आ गया ना। तो यहां से लेमडा डैश की वैल्यू कितनी आ गई 100 बट्टा 21 आर, यही वैल्यू आई क्या। अब इन दोनों में क्या करना है आपको, संबंध स्थापित करना है। करके देखो, देखिए एक बार, लेमडा डैश वो कितना है 32 बट्टा 7 गुणा लेमडा, लेमडा की वैल्यू हमने निकाल रखी है 32 बट्टा 7 गुणा 25 बट्टा 4 आर, लेमडा की वैल्यू यही तो आई। चेक करके देख लो उससे अगर वेरीफाई हो रही है क्या, कितना आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे, किससे कैंसिल आउट हो जाएगा 4 एकम 4 होता है ना। इसको कैंसिल करते हैं चलो, 4 1 जा 4, यहां कितना आ गया 4 8 जा 32, ये कितना आया ज्यादा आ रही है ये वैल्यू। तो किया था क्या आप में से किसी ने सॉल्व, नहीं किया। ऐसा कैसे आ सकता है। चलो इसके अंदर अभी के लिए नहीं उलझते हैं, अभी बाद में बताएंगे इस क्वेश्चन का। याद रख लेना कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी भी, देख लेना इसके अंदर, बाकी आंसर चांसेस ज्यादातर यही है। चलो वेरीफाई करके बता देंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। पीसेस ऑफ कॉपर एंड सिलिकॉन आर इनिशियली एट रूम टेम्परेचर बोथ आर हीटेड, किसके ऊपर है सामान्य तापमान के ऊपर। तापमान देखो, कॉपर कौन है मेटल है, धातु है। कॉपर कौन है कंडक्टर, या फिर मैं बोल सकता हूँ मेटल। उसके अलावा कौन है हमारे पास सिलिकॉन, सिलिकॉन कौन होता है सेमीकंडक्टर। अर्धचालक, दोनों में हमने तापमान का प्रभाव देखा गया। चालकों में तापमान बढ़ाने से क्या होता है प्रतिरोधकता बढ़ती है और चालकता क्या हो जाती है घट जाती है। अर्धचालकों में क्या होता है तापमान बढ़ाने से चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता क्या हो जाती है घट जाती है। ये रिलेशन मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। अब इस क्वेश्चन में देख लो क्या पूछ रहा है, बोथ आर हीटेड एट टेम्परेचर टी, तापमान बढ़ाया जा रहा है। द कंडक्टिविटी, चालकता क्या होगी, तो चालकता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कॉपर के लिए तो क्या होती है घटती है, एंड सिलिकॉन के लिए क्या होती है बढ़ती है। कॉपर की चालकता घटेगी और सिलिकॉन की चालकता क्या होगी बढ़ेगी। दोनों में तापमान बढ़ाया जा रहा है, तो इस तरीके की आ जाएगी हमारे पास डिपेंडेंस या निर्भरता प्राप्त होती है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ फ्रॉम 1 कूलम चार्ज इज, 1 कूलम आवेश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। तो यहाँ से हम फाई ई की वैल्यू जानते हैं ना, कितना होता है सबमिशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबमिशन क्यू, कुल आवेश कितना दे रखा हमें 1 कूलम, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखना, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। चलो मान लिया दो संधारित्र हैं, कितनी धारिता है दोनों की C1 है, इसकी कितनी है C2, किसके अंदर जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। इफ ए चार्ज Q इज गिवन टू कॉम्बिनेशन, संयोजन को कोई आवेश Q दिया गया है तो संधारित्र C1 व C2 पर आवेश का अनुपात ज्ञात करो। देखो पहली बात तो याद रखना, समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा क्या रहता है इक्वल, वोल्ट का मान क्या रहता है समान। इसके ऊपर आवेश हमने कितना मान लिया Q1, इसके ऊपर कितना मान लिया Q2। Q1 और Q2 का ये अनुपात पूछ रहा है हमसे, किसकी वैल्यू पूछी जा रही है Q1 और Q2 की। कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V, यही होता है। Q की वैल्यू निकालनी हो तो Q किसके इक्वल आ जाएगा C इंटू ई आ जाएगा, कैपेसिटेंस इंटू क्या आ गया वोल्टेज आ गया। Q1 किसके इक्वल आ जाएगा Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1V अपॉन C2V। क्यों आया अभी, क्योंकि दोनों पैरेलल में थे और पैरेलल में पोटेंशियल विभव क्या रहता है बराबर। V से V क्या हो गया कैंसिल आउट, Q1 Q2 किसके इक्वल आ गया C1 बाई C2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज, किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध उस चालक के, देखो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यही होता है क्या। ये रो क्या होती है यहाँ पर प्रतिरोधकता, एल क्या होती है लंबाई, ए क्या होता है क्षेत्रफल, वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तो क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, देखो तापमान बढ़ाने से अभी मैंने बताया ना कौन बढ़ती है प्रतिरोधकता बढ़ती है, तो डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ये भी गलत बात है। डिक्रीज विथ इंक्रीज इन इट्स कंडक्टिविटी, देखो कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता क्या होगी घटेगी, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी चलने वाली बात है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप बट ओनली ना, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना, शेप पर तो निर्भर कर रहा है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा हमारे पास, सी। चालकता में वृद्धि होने पर क्या होता है घटता है, चालकता में वृद्धि होगी प्रतिरोधकता घटेगी, प्रतिरोधकता घट गई तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा घट जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मीटर स्क्वायर ये तो हम जानते हैं ना किसके लिए होती है, गतिशीलता के लिए। मोबिलिटी कितनी होती है, म्यू किसके इक्वल होता है वी डी बाई ई, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इसका मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड, इसका क्या होता है, चलो मीटर पर सेकंड को ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। वेग का मात्रक तो जानते हो ना मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या जानते हैं, विद्युत क्षेत्र का मात्रक को और क्या लिखा जा सकता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू, यहां से याद रख लिया करो, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, वी का क्या होता है के क्यू बाई आर। तो हमें किसके फॉर्म में लिखना है ना, वोल्टेज के फॉर्म में लिखना है ना, तो यहां से देखना इसको क्या लिख सकता हूं मैं, V बाई आर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है के क्यू बाई आर इंटू आर, तो ये इसको क्या लिख दिया हमने V बाई आर, वी किसके E किसके इक्वल आ गया वोल्ट अपॉन में कितना आ जाएगा मीटर आ जाएगा क्या, अरे विभव का मात्रक तो क्या होता है वोल्ट, दूरी का क्या होता है मीटर, ये मीटर ऊपर चला गया कितना आ गया मीटर स्क्वायर, ये वोल्ट नीचे है ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा सेकंड इनवर्स, तो इसकी यूनिट इसका मात्रक क्या आता है हमारे पास मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। मोबिलिटी गतिशीलता एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना भी इसको। एक ग्लास लेंस इज इमर्ज इन वाटर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन, अभी मैंने बताया ना माध्यम बदलने से क्या होता है फोकस दूरी, वो लेंस के लिए तो बताई थी, जो लास्ट वाली बातें बताई थी वो किसके लिए थी लेंस के लिए। फोकस दूरी क्या होती थी बढ़ती थी, फोकस दूरी बढ़ने से शक्ति क्या हो जाएगी घट जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन। दूसरे तीसरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमने बात की थी ना इसकी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड, किन किन को ध्रुवीकृत किया जा सकता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या होता है ध्रुवण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक ही बात याद में आनी चाहिए आपके, विद्युत चुंबकीय तरंगे। रेडियो वेव्स हैं भाई विद्युत चुंबकीय तरंगे। ट्रांसवर्स, ये तो खुद ही सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती हैं अनुप्रस्थ होती है ना, ट्रांसवर्स होती है। साउंड साउंड वेव्स नहीं होती है भाई, एक्सरेज भी होती है। तो हमसे तो ये पूछ रहा है ना कैन नॉट, तो हमारे लिए सही आंसर कौन हो जाएगा, अरे हमारे लिए जो आंसर सही आया वो कौन सा आया, साउंड वेव्स क्या आ गया हमारे लिए करेक्ट आंसर आ गया ना, क्योंकि क्या पूछा था कैन नॉट, ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता, तो नहीं में कौन आएंगी ध्वनि तरंगे। किया किस किस को जा सकता है, बचे हुए तीनों को किया जा सकता है, सारी विद्युत चुंबकीय तरंगों को किया जा सकता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस, कौन है अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर बल कितना लग रहा है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -16 न्यूटन आई केप, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, अच्छा विद्युत क्षेत्र पूछा है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, जानते हो भी ये भी वेक्टर फॉर्म में। अब हमसे पूछा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, E किसके इक्वल आ जाएगा एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, यही आ जाएगा क्या, एफ वेक्टर की वैल्यू रख दो 1.6 गुना 10 की घात -16 न्यूटन आई केप, यही है क्या, अरे यही है ना इसकी वैल्यू। क्यू नॉट है कौन इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यही होता है। यहां से कौन कट जाएगा 1.6 से 1.6 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा ये -16, ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, -16 प्लस 19 कितना आ जाएगा +3, ये माइनस साइन सामने रहेगा ही रहेगा, तो माइनस कितना आ गया 10 की घात 3 न्यूटन बट्टा कूलम आई केप,
ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, पहला ऑप्शन हो सकता था लेकिन यहाँ नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है माइनस, अच्छा एक से इसको गुणा कर दें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इन दोनों में तो वैसे 10⁻³ है, -3 तो आई नहीं ना हमारे पास, कितनी आई +3, तो ऑप्शन नंबर बी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा ना हमने, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है ना, किसके द्वारा दी जाती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन द्वारा, बाकी सब क्या होती हैं स्केलर होती हैं। बची ऑप्शन यही ना। द करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह के कारण, याद आपको धारा और अपवाह वेग में संबंध, आई किसके इक्वल होता है NeA/Vd, यही होता है क्या अपवाह वेग और धारा में संबंध। यहाँ किसके बीच में पूछा जा रहा है, धारा घनत्व है, तो धारा घनत्व करंट डेंसिटी जानते हो आप क्या होती है, करंट अपॉन एरिया, इसमें एरिया से डिवाइड कर दें तो एरिया से एरिया क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, केवल कितना बचेगा NeVd, इसके अंदर हमने किससे डिवाइड किया एरिया से डिवाइड किया, कौन सा ऑप्शन बच गया हमारे पास, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, NeVd बच जाएगा। An inductor, a capacitor, a resistor are connected in series across if the frequency of the source is decreased gradually, कोई प्रेरक संधारित्र और प्रतिरोधक श्रेणी में जुड़े हुए हैं, मतलब सीरीज LCR सर्किट की बात कर रहा है या श्रेणी LCR परिपथ की बात कर रहा है, किसी स्रोत की आवृत्ति को धीरे धीरे घटाया जाए, फ्रीक्वेंसी को क्या करना है डिक्रीज करना, आवृत्ति को क्या करना है घटाना। मैंने बताया था प्रतिरोध तो आवृत्ति के ऊपर निर्भर ही नहीं करता, रेजिस्टेंस को तो भूल जाओ। इंडक्टर के लिए क्या करते थे हम XL निकालते थे, किसके इक्वल आता था ओमेगा L। संधारित्र कैपेसिटर के लिए क्या निकालते थे XC, वो कितना आता था 1/ओमेगा C। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ 2πFL लिख सकते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है 1/2πFC लिख सकते हैं क्या। हमें क्या कहा आवृत्ति को घटाओ, आवृत्ति को घटाने से ये बढ़ जाएगा, आवृत्ति को घटाने से ये क्या हो जाएगा घट जाएगा। बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर डिक्रीजेस, अच्छा क्या पूछ रहा है द रिएक्टेंस ऑफ, प्रतिघात पूछी जा रही है ना, प्रतिघात के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो प्रेरक इंडक्टर के लिए तो क्या होगी घटेगी, इंडक्टर के लिए दोनों के लिए नहीं घटेगी, पहला ऑप्शन कट गया। इंडक्टर डिक्रीजेस एंड कैपेसिटर इंक्रीजेस, संधारित्र के लिए ये ऑप्शन सही हो गया ना भाई, प्रेरक का प्रतिघात घटता है और संधारित्र का प्रतिघात बढ़ता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, अच्छा तरंग दैर्घ्य और आयाम में, सॉरी तीव्रता और आयाम में रिलेशन पूछ रहा है ना, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है, इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तीव्रता किसके ऊपर निर्भर करती है, तो क्या कहोगे आयाम के ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर निर्भरता क्या आती है, तो यही डिपेंडेंस है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड इन बामर सीरीज, इसको भी आप छोड़ सकते हो, बाकी निकलते सब किससे हैं रेडबर्ग फॉर्मूला से निकलते हैं ना, 1/λ किसके इक्वल आता है R 1/NF² माइनस 1/NI²। बामर श्रेणी जानते हो आप, अरे बामर श्रेणी के अंदर फाइनल NF की वैल्यू तो हमेशा कितनी रहेगी बामर श्रेणी में 2 ही रहेगी, एक बार NI को कितना रख लोगे, अरे एक बार NI की क्या वैल्यू रख लोगे आप, NI की वैल्यू एक बार तो रख लेना कितनी 3, और एक बार कितनी रख लेना इनफाइनाइट। यहां से तो सर कौन निकलेगा तरंग दैर्घ्य निकलेगा ना, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में कोई संबंध होता है या नहीं होता है, याद करो लेमडा को क्या क्या मैं न्यू को ऐसे लिख सकता हूं क्या, फ्रीक्वेंसी को क्या लिखा जा सकता है C/λ लिख सकते हैं क्या, कौन से फॉर्मूले से लिख रहे हैं उसी फॉर्मूले से, E किसके इक्वल H न्यू, ये किसके इक्वल HC/λ, तो यहां से न्यू किसके इक्वल आ गया C/λ, तो यहां से इस C को इधर डिवाइड में ले आऊं तो ये कितना आ जाएगा न्यू/C इज इक्वल टू 1/λ, तो ये कितना आ गया न्यू/C। इसी का रेशियो पूछा गया हमसे, अधिकतम और न्यूनतम आवृत्ति का अनुपात इसी फॉर्मूला से निकलेगा, यहाँ से सोल्व करके देख लेना भाई, नहीं टाइम हो तो मत देखना। क्या आया था इसका आंसर, कुछ 9/5 के फॉर्म में इसका आंसर आएगा, सब परेशान मत होना इस क्वेश्चन के अंदर, फॉर्मूला मैंने बता दिया अभी। इफ ए पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड, कोई पीएन संधि डायोड पश्च दिशिक बायसित है,
क्या प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर? रिवर्स बायस के अंदर क्या होता है? रिवर्स बायस के अंदर धारिता कहां से आ गई? पश्चिम बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता है, धारा प्रवाहित नहीं होती है। धारा प्रवाहित नहीं होती है इसका मतलब रोधी का विभव घट जाता है ना, ऐसा तो नहीं होता। पोटेंशियल बैरियर रिमेन अफेक्टेड, ये भी नहीं होता है। पोटेंशियल बैरियर इज रेज्ड, रोधी का विभव क्या होता है? बढ़ जाता है ना। बैरियर पोटेंशियल क्या करता है उसके अंदर? डिक्रीज। बुक के अंदर आपको 3-4 पॉइंट लिखवाए हुए हैं ना, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। पहला बिंदु यही था, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस, प्रभावी रोधी का विभव बढ़ जाता है। यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2R इज बेंट, एक तार था हमारे पास जिसका प्रतिरोध कितना था? 2R। क्या कहा? इसको मोड़ दिया, किसमें? एक सर्कल की फॉर्म में। किसके रूप में मोड़ा गया? एक वर्त की आकृति में मोड़ देते हैं। चलो इसी को किसमें मोड़ दिया हमने? एक सर्कल की फॉर्म में। अब क्या कह रहा है? इस वर्त के किसी भी व्यास मतलब यहां एक व्यास बनेगा इसका, यहां एक डायमीटर बनेगी ना, सिरों के बीच प्रभावी प्रतिरोध पूछा है। मुझे बताओ जितना लंबा तार ये है उतना ही लंबा ये है क्या? अगर इसको मैं आधा तोड़ दूं, इसका पूरे का प्रतिरोध कितना? 2R। लंबाई घटने से प्रतिरोध घटता है, इसका प्रतिरोध भी R हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा? R। इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? R। इसका भी कितना हो गया? R हो गया। दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, कौन से संयोजन में? समांतर क्रम संयोजन में नहीं है क्या? दोनों किसके अंदर है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम संयोजन में सोल्व करना आता होगा। 1/RP किसके इक्वल? 1/R1 प्लस 1/R2 कितना हो गया? 2/R। हमें क्या निकालना था? समांतर क्रम संयोजन में प्रभावी प्रतिरोध, तो इसको उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा? R/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सी। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पास्टन सीरीज ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज, हाइड्रोजन गैस के परमाणु की पास्टन श्रेणी। देखो अलग अलग श्रेणी पढ़ते थे नाम। सबसे पहले कौन सी थी? लाइमन, उसके बाद बामर, उसके बाद पास्टन, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद फुंड। कौन किसके अंदर होती थी? लाइमन अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी में। ये किसमें? विजिबल दृश्यमान में। ये सब किसके अंदर हुआ करती थी? इंफ्रारेड। ये सब किसके अंदर होती हैं? अवरक्त तरंगों में होती हैं। तो ये क्या पूछ रहा है? पास्टन श्रेणी कहाँ है? पास्टन ये रही ना, किसके अंदर होती है? इंफ्रारेड, अवरक्त क्षेत्र में होती है, इंफ्रारेड रीजन के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन रेडार सिस्टम आर, रेडार प्रणालियों में उपयोग होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। देखो रेडार के अंदर वही तरंगे काम में ली जाएगी ना जो ज्यादा दूरी तक जा सके। इसका मतलब जिनका तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ क्या हो? ज्यादा हो। वेवलेंथ का क्रम जानते हो आप? रिच मैन इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन, यही था क्या? इसका मतलब क्या होता था? रेडियो, इसका माइक्रो, इसका मतलब इंफ्रारेड, इसका विजिबल, इसका अल्ट्रावायलेट, इसका एक्सरे, इसका क्या होता था? गामा रे। यहां से इधर जाने पर क्या होता था? तरंग दैर्घ्य घटता था, आवृत्ति बढ़ती थी और ऊर्जा क्या होती थी? बढ़ जाती थी। हमें क्या पूछ रहा है? ज्यादा दूरी तक भेजना है ना, तो ज्यादा दूरी तक किनको भेजा जाएगा? माइक्रोवेव्स का, सूक्ष्म तरंगों को भेजा जाएगा। नेक्स्ट देखना, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी बीटा। अच्छा, फ्रिंज की चौड़ाई हमें कितनी मिली? बीटा। बीटा या फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इफ द एंटायर apparatus ऑफ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इमर्ज्ड इन, इसको किस में डुबो दिया गया? एक माध्यम में डुबो दिया गया जिसका अपवर्तनांक कितना था? म्यू था। द न्यू फ्रिंज विड्थ विल बी, नया तरंग दैर्घ्य पूछा जा रहा है, सॉरी नई क्या पूछी जा रही है हमसे? फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई किस किस से प्रभावित होती है? मुझे बताओ, क्या डी बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्या स्मॉल डी बदलेगा? नहीं बदलेगा। माध्यम बदलने से कौन बदल जाता है? तरंग दैर्घ्य बदल जाता है क्या? वही निर्भरता क्या होता है? v किसके इक्वल? c/n। वेग क्या होता है? अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और लैम्डा किस पर निर्भर करता है? वेग के ऊपर। यही रिलेशन आता था, v1/v2 इज इक्वल टू λ1/λ2 इज इक्वल टू n2/n1। मतलब दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे। अपवर्तनांक में डुबोया, इसका मतलब अपवर्तनांक बढ़ा, कौन घट जाएगा? तरंग दैर्घ्य घट जाएगा। वेवलेंथ क्या कर गई? डिक्रीज। वेवलेंथ घटी तो बीटा भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कितना घट जाएगा? म्यू गुणा घट जाएगा ना, तो बीटा कितना आ जाएगा? बीटा डैश कितना आ जाएगा? नया जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी वो कितनी आ जाएगी? बीटा बाई म्यू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फोटोन्स ऑफ एनर्जी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की ऊर्जा दे रखी है, कितनी दे रखी है? 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा के फोटोन आपतन कर रहे हैं
यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों पर निरोधी विभव बैरियर पोटेंशियल V नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 वोल्ट। तो पृष्ठ का कार्यफलन याद करो, के मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला, अधिकतम गतिज ऊर्जा का E माइनस फाई नोट इज इक्वल टू ई वी नोट होता था। ऐसा एक सूत्र हमारे पास, सबकी वैल्यू लग दो। एनर्जी कितनी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस फाई नोट को ऐसा कैसा रहने देते हैं, वी नोट कितना, तो ये कितना आ गया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाई नोट निकालना है, तो फाई नोट निकालने के लिए क्या किया जाए, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस कितना आ जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.2 में से 1.5 को घटाए कितना बचा 1.7 ही बच गया ना, है क्या ऐसा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं आपके। ये पेपर ठीक ठाक लेवल का बन चुका भी, बोलो तो थोड़ा सा हार्ड लेवल की तरफ ही, अगर इस पेपर को आप ध्यान से देखोगे तो। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप एबीसी, पास है हमारे पास, कौन है एबीसी, इसके अंदर क्या पूछ रहा है, प्रेरित धारा की दिशा पूछ रहा है। अच्छा, इंड्यूस्ड करंट जो होता है प्रेरित धारा, उसके बारे में एक ही बात याद रखनी है, वो परिवर्तन का क्या करती है, विरोध, चेंज को क्या करती है, अपोज। अलोंग एबीसी इफ आई डिक्रीजेस, आई घट रहा है, आई घट रहा है तो ये क्या होगी, बढ़ेगी, एसीबी के अलोंग होगी, पहला ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल आउट। अच्छा, इसको आपको चेंज कर लेना था, ये कितना था एसीबी, चेंज करवाया होगा ना भी आपको, यहाँ हिंदी से देख के कर लेना था, हिंदी में सही था, क्योंकि वरना ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम हो जाएंगे। अलोंग एसीबी इफ आई डिक्रीजेस, इफ आई इंक्रीजेस, आई बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है तो विरोध करेगी, तो ये इधर आनी चाहिए, ये क्या कह रहा है इधर जाएगी, ये भी गलत है भाई। अलोंग एबीसी इफ आई इज कांस्टेंट, अगर आई नियत हो तो इसके अंदर धारा प्रेरित होगी नहीं भी, करंट इंड्यूस नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन क्या बचा, अलोंग एबीसी इफ आई इंक्रीजेस, आई बढ़ रही है, अरे धारा बढ़ रही है ना, बढ़ने का विरोध किधर प्रवाहित होके करेगी, इस दिशा में क्या हो जाएगा, धारा प्रेरित हो जाएगी। या ये दिशा कौन सी है, ए बी सी, तो किसके अलोंग आएगी, एबीसी के अलोंग आएगी। यदि आई बढ़ता है तब किसके अनुदिश होगा, एबीसी के अनुदिश होगा। इस तरीके के क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं, इससे ज्यादा कंफ्यूजिंग तो क्या ही पूछेगा। द ग्राफ शोइंग द कांस्टेंट वेरिएशन मोमेंटम एंड, अच्छा लेमडा किसके इक्वल, एच बाई पी ना, ये क्वेश्चन आता रहता है भी एग्जाम्स के अंदर कई बार। तो वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य और संवेग क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ उल्टा ग्राफ कौन सा है, ये बढ़ेगा तो ये क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो ये बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है क्या, अच्छा उल्टा भी तो बोल सकते हैं ना यार, कि लेमडा अगर बढ़ेगा तो ये क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो दोनों का संबंध क्या आएगा, एक दूसरे के उल्टा आएगा हमेशा। सीधा सीधा लिख के ही छोड़ देते हैं, लेमडा किसके इक्वल, एच बाई पी, व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ है। ये क्या कह रहा है, दोनों साथ साथ बढ़ेंगे, ये भी बढ़ने की बात कर रहा है, ये घट तो रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि अगर लेमडा जीरो हुआ, लेमडा यही जीरो है, तो पी की एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, ऐसा थोड़ी होगा। ये अगर जीरो हो गया तो पी किधर जाएगा, इनफाइनाइट, अनंत की तरफ जाना चाहिए, अनंत की तरफ यही ग्राफ जा रहा है क्या हमारे पास। देखो बात समझते हो क्या, अगर पी को मैं जीरो रखूं तो लेमडा कितना चला जाना चाहिए, इनफाइनाइट, किसकी तरफ जाना चाहिए, अनंत की तरफ। देखो यहाँ पी जीरो आ रहा है तो लेमडा किधर जा रहा है, अनंत की तरफ जा रहा है ना, तो दोनों का ग्राफ किधर जाना चाहिए भी, इनफाइनाइट की तरफ टेंड करना चाहिए, अनंत की ओर जाना चाहिए, एक निश्चित बिंदु पर मिला नहीं सकते आप। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गाउसियन सरफेस डिपेंड ऑन, विद्युत फ्लक्स गाउसीय सतह से क्या फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू सबमिशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। अब इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम, बात तो सही है भी, अरे बात सही है ना, नेट परिबद्ध आवेश तथा माध्यम की वैद्युशीलता, नेट चार्ज एनक्लोज्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम ना, ये तो गलत है, साइज पर निर्भर नहीं करता है, किसके लिए, गाउसीय सतह के लिए, किसके लिए नहीं करता है, गाउसीय पृष्ठ के लिए नहीं करता है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड ओनली ना, ये भी गलत बात, ये भी गलत बात। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, किसी श्रेणी एलसीआर परिपथ में अनुनाद पर शक्ति गुणांक होता है, अनुनाद किसको बोलते हैं, अक्स सी और अक्सएल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर निकालने का क्या तरीका हमारे पास, कोस फाई, अरे शक्ति गुणांक किस तरीके से निकाला जाता है, कोस फाई निकाला जाता है ना, यहाँ फाई निकालने का तरीका याद है आपको, टेन फाई किसके इक्वल होता था, अक्स सी माइनस एक्सएल बाई आर, ये दोनों ही बराबर हो चुके हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, फाई भी कितना आ जाएगा, जीरो, यहाँ फाई जीरो रखेंगे तो कोस जीरो कितना होता है,
+1 होता है ना, तो यहां से पावर फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। किसी श्रेणी एलसीआर में अनुनाद पर शक्ति गुणांक पावर फैक्टर कितना आता है, 1 आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज लीस्ट वेवलेंथ, सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा, अभी तो बताया था ना सबसे पहले। अरे अभी जो हमने लिखा था ना उस जुगाड़ के अंदर, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका, गामा का। सबसे अधिक ऊर्जा किसकी, गामा की। सबसे अधिक आवृत्ति भी किसकी, गामा की। फ्रीक्वेंसी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास एंड, ये तो हम सबसे पहले ही जानते हैं ना भाई। ग्लास का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 3/2। पानी का कितना दे रखा है, 4/3। पूछा क्या हमसे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर, कांच और पानी में प्रकाश के वेग का अनुपात पूछा है। सबसे पहले किसका, कांच का वेग पूछा ना, कांच में और किसमें, पानी में। तो तरंग दैर्घ्य उल्टा लिखा जाएगा ना, ये यहां क्या आ जाएगा NW, यहां क्या आ जाएगा NG आ जाएगा। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। NW कितना दिया हुआ है, 4/3। NG कितना दिया हुआ है, 3/2। ये मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 ऊपर चला गया, कितना आ गया, 8/9। है क्या ऐसा ऑप्शन कहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। देखो दो बातें पूछी जाती है आपसे, पहला तो दोनों का अपवर्तनांक देके सापेक्ष अपवर्तनांक पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा, या तो वेग पूछेगा या तरंग दैर्घ्य पूछेगा। जो वेग के लिए अनुपात है वही किसके लिए आएगा, तरंग दैर्घ्य के लिए आएगा ना। लेकिन अपवर्तनांक उल्टे आएंगे, अपवर्तनांक क्या आएगा, NW/NG। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो बात पूछी जाएगी, इन तीनों में से कोई एक बात पूछ ली जाएगी, उनका अनुपात निकालना। अगर NG/NW पूछता तो कितना आ जाता, 9/8। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना कि पूछा क्या गया है उसके अंदर। नेक्स्ट देखना, द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ टू न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर। अच्छा, द्रव्यमान संख्या पूछी और नाभिकीय घनत्व पूछा है। तो नाभिकीय घनत्व निर्भर करता है क्या द्रव्यमान संख्या पर, नहीं करता है। अनुपात हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। रो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। नाभिकीय घनत्व क्या रहता है, हमेशा नियत रहता है। किसी भी नाभिक की बात कर ली जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट क्वेश्चन देखना भी, द कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेरेड टू बी कनेक्टेड इन सच ए वे दैट, यहाँ दे नहीं आएगा ना, यहाँ 3 आना चाहिए था। यहाँ कितना आएगा, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 4 माइक्रोफेरेड। अच्छा, 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक का 4 माइक्रोफेरेड है धारिता, इस प्रकार संयोजित किया जाए कि संयोजन की प्रभावी धारिता कितनी हो जाए, 6 माइक्रोफेरेड हो जाए। क्या तरीका भी, 3 संधारित्र है तीनों। सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑल 3 इन पैरेलल। सबको अगर मैं समांतर क्रम में जोड़ देता हूं, सोचो सबको मैंने किसके अंदर जोड़ दिया, समांतर क्रम में। क्या आ जाएगा हमारे पास, समांतर क्रम में सीधे जुड़ जाते हैं। ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12। हो सकता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन कट गया। ऑल 3 इन सीरीज, तीनों को किसके अंदर जोड़ दिया जाए, श्रेणी में। क्या फॉर्मूला, C/N। कितना आ जाएगा धारिता, 4/3। क्या ये लानी है क्या हमें, ये भी नहीं लानी, ऑप्शन नंबर सेकंड भी कट गया। टू ऑफ देम कनेक्टेड इन सीरीज, क्या कह रहा है, दो को किसके अंदर जोड़ो, सीरीज में। चलो दो को सीरीज में जोड़ दिया। एंड द कॉम्बिनेशन इन पैरेलल टू द थर्ड, तीसरे को किस में जोड़ दो, इनके साथ समांतर क्रम में जोड़ दो। इसमें देख कर लेते हैं सोल्व। ये कितना 4, ये कितना 4, ये भी कितना 4, इसका कितना C/N। तो इस दोनों का मिलाकर कितना आ गया, 2 माइक्रोफेरेड। ये 2 और ये 4 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ना। कैपेसिटेंस कितना आ गया, 2 + 4 कितना आया, 6 माइक्रोफेरेड। सही है ना अभी। तो ये बात सही है, दो किस में होंगे, श्रेणी में। इसके आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकल क्वेश्चन था ना। तो इतने ही क्वेश्चंस थे भाई, इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेना। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।